नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वुमेन राइटिंग को। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें कुछ प्री डोमिनेंट थीम्स होते हैं। हम समझेंगे उन सारे थीम्स को, साथ ही देखेंगे शॉर्ट समरीज हर एक टेक्स्ट की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको आपके एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं। वीडियो काफी इंसाइटफुल और डिटेल्ड होने वाला है। मिलता हूँ आपसे वीडियो के एंड में। सबसे पहले दोस्तों ये समझते हैं कि आखिर ये पेपर किस बारे में है। इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया को जहाँ सारे रूल्स, सारी हिस्ट्री की किताबें और सारी कहानियां सिर्फ लेफ्ट हैंडेड लोग लिखते हैं। अगर आप उस दुनिया में राइट हैंडेड हो तो आपकी प्रॉब्लम्स तो कोई समझेगा ही नहीं, राइट? हिस्ट्री में सेंचुरीज तक ऐसा ही हुआ था। हमारी सोसाइटी हमेशा से पेट्रियार्की रही है, यानी मेल डोमिनेटेड। इसका मतलब है समाज के सारे रूल्स आदमियों ने बनाए हैं। इस वजह से औरतों की ओरिजिनल आवाज, उनकी प्रॉब्लम्स और उनके एक्सपीरियंसेस लिटरेचर से गायब थे। जब वुमेन ने आखिरकार पेन उठाया अपनी कहानियां खुद लिखने के लिए, अपने हक मांगने के लिए और सोसाइटी को चैलेंज करने के लिए, तो उस डिसिप्लिन को हम वुमेन्स राइटिंग कहते हैं। इसमें हमको ये याद रखना है कि वुमेन्स राइटिंग सिर्फ औरतों की कहानियां नहीं, ये प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट है, एक टूल है। वो सोसाइटी में चेंज लाने की डिमांड करती है इस टूल के जरिए। और हाँ, सारी औरतें एक जैसी नहीं होती। उनकी अलग क्लास, कास्ट और एथनिसिटी यानी कि नस्ल होती है जो उनके दुख और उनके स्ट्रगल को बिल्कुल अलग बनाती है। अब जब हमारा बेस क्लियर हो गया है तो चलिए सीधे चलते हैं आपके सिलेबस के फर्स्ट यूनिट पर। यूनिट 1 में हमारे पास एक ऐसी नॉवल है जिसने पूरी दुनिया में धूम मचा दी थी। इसका नाम है द कलर पर्पल, जिसे लिखा है एलिस वॉकर ने। इनको इस मास्टरपीस के लिए पुलिट्जर प्राइज भी मिला था। ये कहानी सेट है जॉर्जिया, यूएसए में, अराउंड अर्ली 1900s। ये वो टाइम था जब अमेरिका में काले लोगों यानी कि अफ्रीकन अमेरिकन के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव होता था। हमारी मेन कैरेक्टर यानी प्रोटैगनिस्ट का नाम है सेली। सेली एक बहुत ही गरीब, अनएजुकेटेड अफ्रीकन अमेरिकन लड़की है। उसकी लाइफ में इतना दुख है कि आप सुनकर रो पड़ेंगे। उसका खुद का स्टेप फादर, जिसे वो अपना रियल फादर समझती है, और बाद में उसका हस्बैंड, जिसको वो सिर्फ मिस्टर या फिर उसका नाम वैसे एल्बर्ट है उस तरीके से बुलाती है, उसे इतना फिजिकली, सेक्सुअली और इमोशनली अब्यूज करते हैं कि वो किसी भी इंसान से बात करने से ही डर जाती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि इस नॉवल का फॉर्मेट क्या है और सेली अपनी कहानी कैसे बताती है। तो ध्यान से सुनिए, ये नॉवल एक एपिस्टोलरी फॉर्म में लिखी गई है। इसका मतलब है कि पूरी कहानी लेटर्स के थ्रू बताई गई है। सेली इतनी डरी हुई है और अकेली है कि वो अपने लेटर स्टार्टिंग में किसी इंसान को नहीं बल्कि सीधे गॉड को लिखती है, यानी भगवान को लिखती है। उसे लगता है कि सिर्फ गॉड ही उसकी बात बिना उसको पीटे या फिर उसको डांटे उसकी बात सुनेंगे। अब सेली की लाइफ की ये डार्क स्टोरी चेंज कैसे होती है? स्टोरी में ट्विस्ट तब आता है जब एक बहुत ही बोल्ड, ब्यूटीफुल और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और एकदम बिंदास ब्लू सिंगर शग एवरी उसकी लाइफ में एंट्री लेती है। अब नॉर्मली टीवी सीरियल्स में क्या होता है, शग असल में मिस्टर एल्बर्ट की लवर यानी कि उसकी मिस्ट्रेस है। तो सेली जो कि उसकी वाइफ है और शग को दुश्मन होना चाहिए, राइट? लेकिन एलिस वॉकर यहाँ सब बदल देती है। दुश्मन बनने की बजाय शग और सेली एक दूसरे की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है और आगे चलकर उनका एक डीप रोमांटिक बॉन्ड भी बन जाता है। आप इस पॉइंट पर आप खास ध्यान दीजिए। शग वो इंसान है जो सेली को सिखाती है कि अपनी बॉडी और अपने आप से कैसे प्यार करते हैं। शग सेली का रिलीजियस व्यू भी बदल देती है। पहले सेली सोचती थी कि गॉड एक गुस्से वाला बड़ा सा वाइट आदमी है, लेकिन शग उसे बताती है कि गॉड नेचर में है, पेड़ पौधों में है और हर उस खूबसूरत चीज में है, जैसे कि कलर पर्पल यानी बैंगनी रंग के फूल में भी। शग कहती है कि अगर तुम किसी फील्ड के पास से गुजरो और वहां के खिले हुए पर्पल फूल को नोटिस ना करो तो गॉड को बुरा लगता है। यहीं से वैसे इस बुक का टाइटल भी आता है। अब कुछ एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स को देखते हैं। सबसे पहले इसमें फेवरेट कॉन्सेप्ट है एग्जामिनर का सिस्टरहुड का, यानी औरतों का भाईचारा। सेली को किसी मर्द या फिर किसी हीरो ने आकर नहीं बचाया, उसको बचाया उसकी फीमेल फ्रेंड्स और उसकी सिस्टर्स ने, जैसे शग और उसकी रियल बहन नेटी। और एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है सोफिया। सोफिया इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जब उसका हस्बैंड हार्पो उस पे अपनी मर्दानगी के लिए उस पे हाथ उठाता है तो वो उसको वापस पीट देती है और उसे छोड़कर चली जाती है। ये दिखाता है कि यूनिटी में कितनी पावर होती है।
इंटरसेक्शनल ऑपरेशन इसमें अगला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, यानी कि दोहरा शोषण। सेली और सोफिया को सिर्फ इसलिए परेशानी नहीं है क्योंकि वो औरत है, यानी कि क्योंकि वो वुमेन है, बल्कि इसलिए क्योंकि वो एक ब्लैक वुमेन है। उन्हें बाहरी व्हाइट सोसाइटी से रेसिज्म झेलना पड़ता है और घर के अंदर अपनी ही सोसाइटी के आदमियों से सेक्सिज्म और पेट्रियार्की और साथ ही डोमेस्टिक वायलेंस भी। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इसमें काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको कि हमको देखना चाहिए। बुक के एंड में आते आते सेली अपने एब्यूजिव पति को छोड़ देती है। अपनी क्रिएटिविटी यूज करके वो खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करती है, यूनिसेक्स पेंट्स लाइन और डिजाइन करने का। पेंट्स उस जमाने में फ्रीडम और पावर का सिंबल थे, क्योंकि वो सिर्फ मेन लोग पहनते थे। जैसे ही सेली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, उसकी लाइफ पूरी तरीके से आजाद हो जाती है। नॉवल के एंड में सेली अपनी बिछड़ी हुई बहन नेटी से मिल जाती है और एक खुशहाल इंडिपेंडेंट जिंदगी जीती है। तो दोस्तों, ये कोई एक रोते हुए इंसान की कहानी नहीं है, ये एक विक्टर यानी जीतने वाले इंसान की कहानी है। तो दोस्तों, ये था हमारा डिटेल्ड यूनिट 1 का पूरा एनालिसिस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप अब आपको द कलर पर्पल बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलिए तो बढ़ते हैं हमारे यूनिट 2 की तरफ। यूनिट 2 में हम एक नॉवल से शिफ्ट होकर शॉर्ट फिक्शन और ऑटोबायोग्राफिकल राइटिंग्स पर आते हैं। अगर हम इस पूरे यूनिट के सेंट्रल थीम को समझे, तो वो है कन्फाइनमेंट, यानी कि कैद। चाहे वो दिमागी तौर पर हो, फिजिकली घर के अंदर हो या सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स में हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं हमारी पहली स्टोरी के साथ। हमारी पहली कहानी है शार्लट पर्किन गिलमैन की लिखी हुई द येलो वॉलपेपर। दोस्तों, ऊपर से देखने में ये आपका साइकोलॉजिकल हॉरर या फिर भूतिया कहानी लग सकती है, लेकिन असल में ये फर्स्ट वेव फेमिनिज्म का एक बहुत ही पावरफुल टेक्स्ट है। कहानी की नरेटर एक औरत है जिसको नया नया बच्चा पैदा हुआ है, और वो पोस्ट पार्टम डिप्रेशन, यानी कि एक तरीके की उदासी जो प्रेगनेंसी के बाद वुमेन्स के अंदर आती है, उससे गुजर रही है। उसका पति, जिसका नाम जॉन है, वो एक रेप्यूटेड डॉक्टर है। उस जमाने में औरतों को ऐसी बीमारी के लिए एक अजीब सा ट्रीटमेंट दिया जाता था, जिसे रेस्ट क्योर कहते थे, जिसे सच में डॉक्टर सिलासवियर मिशेल ने बनाया था। जॉन अपनी पत्नी को एक अकेले एस्टेट, एक बड़े से घर में ले जाता है और उसको एक टॉप फ्लोर के कमरे में बंद कर देता है, जो पहले एक नर्सरी यानी बच्चों का कमरा हुआ करता था। उसे पढ़ना, लिखना और सोचना पूरी तरीके से मना होता है। उसे बस चुपचाप बेड पर आराम करना होता है। यही बेसिकली रेस्ट क्योर है। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। ये जो रेस्ट क्योर था, ये बीमारी ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि औरतों की आवाज और उनकी इंटेलेक्चुअल सोच को दबाने, उसको रिप्रेस करने का एक तरीका था। जॉन अपनी पत्नी को बच्चों की तरह ट्रीट करता है, इन्फेंटलाइजेशन इसको हम कहते हैं। उसकी सच्ची प्रॉब्लम्स को इग्नोर करता है और उसको बोलता है कि उसकी बीमारी सिर्फ उसके दिमाग का वहम है। कहानी का ट्विस्ट क्या है? जब नरेटर को लिखना मना होता है, तो वो चुपके से एक सीक्रेट डायरी लिखती है। ये डायरी उसके रेबेलियन, उसके बगावत और सेल्फ एक्सप्रेशन का सिंबल है। अकेलेपन में उसका दिमाग खराब होने लगता है और वो उस कमरे के गंदे सल्फर येलो वॉलपेपर, पीले रंग के दीवार के कागज को घूरती रहती है। उसे लगता है कि उस वॉलपेपर के क्योटिक पैटर्न के पीछे एक औरत कैद है, जो बाहर आने के लिए तड़प रही है। कहानी के एंड में नरेटर पूरी तरीके से पागल, इंसेन हो जाती है और उस वॉलपेपर को फाड़ देती है, ताकि वो उस अंदर वाली औरत को आजाद कर सके। एंड में वो खुद को भी एक क्रीपिंग वुमन मानने लगती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि द येलो वॉलपेपर में सिंबल्स क्या दर्शाते हैं? तो याद रखिए, वो रूम और वो पीला वॉलपेपर पेट्रियार्कल सोसाइटी, यानी पुरुष प्रधान समाज का एक प्रतीक है, एक सिंबल है, जो औरतों को कैद रखता है। और वो क्रीपिंग वुमन, वो रेंगती हुई औरत और कोई नहीं, बल्कि वो सारी औरतें हैं जो आजाद होना चाहती हैं। उसकी मैडनेस ही दरअसल उसकी आजादी को दिखाता है। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस स्टोरी में मैडनेस को एज अ फ्रीडम दिखाया गया है, कि जब हमारी नरेटर मैड हो जाती है, पागल हो जाती है, तो उसको उसकी असली फ्रीडम मिलती है। अब हम चलते हैं एकदम अलग दुनिया में। हमारी दूसरी कहानी है सुल्तानाज ड्रीम, जिसे लिखा है बेगम रुकैया ने, जो कि 1905 में पब्लिश हुई थी। ये कहानी टाइम से बहुत ही आगे की सोच रखती है। ये एक साइंस फिक्शन सोशल सटायर है, जो एक फेमिनिस्ट यूटोपिया, एक ऐसी इमेजिनरी दुनिया जहां औरतों का राज हो, उस पर बेस्ड है। कहानी की मेन कैरेक्टर सुल्ताना को एक सपना आता है, जिसमें वो लेडी लैंड नाम की एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहां सोसाइटी के सारे रूल्स उल्टे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। जिस जमाने की ये कहानी है,
उस ज़माने में इंडिया में औरतें पर्दा यानी पर्दे सिस्टम के अंदर रहती थी और घर में कैद होती थी। लेकिन लेडी लैंड में औरतें बाहर आज़ादी से घूमती है, यूनिवर्सिटीज़ चलाती हैं और देश पर राज करती हैं। और आदमियों को उनके गुस्से वाले नेचर की वजह से घर के अंदर एक मर्दाना मेंस क्वार्टर में लॉक कर दिया जाता है। ये एग्जामिनर के कुछ फेवरेट टॉपिक्स में से एक है कि सुल्तानाज ड्रीम में इको फेमिनिज्म का कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रांगली कैसे दिखाया गया है। इको फेमिनिज्म का मतलब होता है औरत और नेचर एक साथ हार्मनी में रहती हैं। लेडी लैंड में कोई वॉर, कोई युद्ध नहीं होता, कोई क्राइम, कोई जुर्म नहीं होता और कोई वहां पर जेल्स नहीं है, क्योंकि औरतें वहां एग्रेसिवली रूल नहीं करती बल्कि दिमाग और प्यार से रूल करती हैं। वहाँ की वुमेन ने अपनी साइंस और यूनिवर्सिटीज का यूज करके फ्लाइंग कार्स बनाई है, क्लाउड कैचर्स यानी बादलों से पानी लेने वाली मशीनें बनाई हैं और सोलर एनर्जी का यूज करके बिना खून खराबे के अपने दुश्मन को हरा भी दिया है। इसमें हमको ये याद रखना है कि बेगम रुकैया ने इस रोल रिवर्सल यानी रोल्स को उल्टा करना के थ्रू पेट्रियार्की पर बहुत बड़ा सटायर किया था। उन्होंने प्रूव किया कि इंटेलेक्चुअल पावर और पीसफुल साइंस फिजिकल मसल पावर से लाख गुना बेहतर होती है। हमारा आखिरी टेक्स्ट यूनिट 2 का कोई साइंस फिक्शन नहीं है, बल्कि एक सच्ची आत्मकथा, एक ऑटोबायोग्राफी है। इसका नाम है अमर जीवन, जिसका मतलब होता है माई लाइफ। इसे रसुंदरी देवी ने लिखा है। दोस्तों, ये बंगाली लिटरेचर में किसी भी औरत द्वारा लिखी गई पहली ऑटोबायोग्राफी है, इसलिए ये हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री के हिसाब से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोरी का बैकग्राउंड देखते हैं। रसुंदरी देवी कोई महान नेता या फिर लीडर या कोई पढ़ी लिखी अमीर औरत नहीं थी। वो 19th सेंचुरी रूरल बंगाल की एक आम अपर कास्ट हाउसवाइफ थी, जिनकी शादी सिर्फ 12 साल की छोटी सी उम्र में हो गई थी। उनकी पूरी जिंदगी डोमेस्टिक कन्फाइनमेंट यानी घर की चार दीवारी और बाहरी पर्दा यानी कि पर्दे के अंदर बीत रही थी। उन्हें रोजाना अकेले 25 लोगों का खाना बनाना पड़ता था और उस दौर में एक बड़ा सुपरस्टिशन था कि अगर लड़की पढ़ना लिखना सीख गई तो उसका पति मर जाएगा और वो विडो हो जाएगी, विधवा हो जाएगी। अब आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। इस सब डर और पाबंदियों के बावजूद रसुंदरी देवी के अंदर पढ़ने की एक बहुत तेज भूख थी। उनका सपना था कि वो एक रिलीजियस टेक्स्ट जिसका नाम चैतन्य भागवत है, उसको खुद पढ़ सके। उन्होंने बहुत ही चालाकी से अपने पति की किताब से एक पन्ना चुरा लिया और उसको अपने किचन, अपने रसोई में छुपा दिया। खाना बनाते बनाते धुएं भरे किचन में उन्होंने सालों तक अकेले ही लेटर्स मैच कर करके पढ़ना सीखा। इसमें हमको ये याद रखना है कि रसुंदरी देवी के लिए किचन, जो कि उनके थकान और ऑपरेशन का सेंटर था, वही उनका क्लासरूम और उनकी रेबेलियन का साइट बन गया। इस ऑटोबायोग्राफी का फॉर्म ही खुद में एक रिवॉल्यूशन है। पहले की ऑटोबायोग्राफीज बड़े-बड़े आदमी अपने वॉर्स और पॉलिटिक्स के बारे में लिखते थे, लेकिन रसुंदरी देवी ने हिस्ट्री का फोकस एक आम औरत के घर की चार दीवारी और पढ़ने के स्ट्रगल पर डाला है। तो दोस्तों, ये थी हमारी यूनिट 2 की 3 बेहद पावरफुल स्टोरीज और ऑटोबायोग्राफीज। तीनों टेक्स्ट में औरतों ने अलग-अलग तरीके से अपने कन्फाइनमेंट को तोड़ा। किसी ने पागलपन से, मैडनेस का सहारा लिया, किसी ने इमेजिनेशन यानी यूटोपिया का सहारा लिया और किसी ने सीक्रेटली चूल्हे के सामने अक्षर मिलाकर पढ़ना सीखा। आई होप यहाँ तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर मूव करते हैं हमारी सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट नंबर 3 पर। इस यूनिट में हमें तीन बहुत ही पावरफुल और अलग-अलग बैकग्राउंड वाले फीमेल पोएट्स की पोएट्री को पढ़ना है। पोएट्री को एनालाइज करना थोड़ा ट्रिकी होता है, लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं, बल्कि उसके अंदर छुपे हुए डीप मीनिंग्स बताऊंगा, ताकि आप एग्जाम में आउटस्टैंडिंग आंसर्स लिख सकें। बाकी आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखनी है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए वीडियो लिंक से आप जरूर देख सकते हैं। हमारी पहली पोएट है अमेरिका की एमिली डिकिंसन। ये अपनी पूरी लाइफ एक कमरे में बंद रहीं, रिकल्सिव लाइफ इन्होंने जी और इनकी पोएट्री का स्टाइल सबसे अलग है। इसमें हमको ये याद रखना है कि डिकिंसन अपनी पोएम्स में कैपिटल लेटर्स और डैशेस का बहुत ज्यादा यूज करती हैं, जो पढ़ने वाले को पॉज लेने पर मजबूर कर देते हैं और इमोशनल डिस्टेंस को दिखाते हैं। इनकी पहली पोयम हमारे सिलेबस में है, आई कैन नॉट लिव विद यू। ये पोयम एक टिपिकल रोमांटिक लव पोयम का बिल्कुल उल्टा है। ये एक एंटी लव पोयम है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ये समझते हैं। स्पीकर अपने लवर से कहती है कि हमारा एक होना इम्पॉसिबल है। वो लॉजिकली समझाती है कि वो अपने लवर के साथ ना तो जी सकती है और ना ही मर सकती है और ना ही रिसरेक्शन यानी मरने के बाद दोबारा जिंदा होना में उसके साथ रह सकती है।
यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि सोसाइटी और रिलीजन उनके प्यार में कैसे रुकावट है। इसका क्या आंसर होगा? अगर वो शादी करते हैं तो उन्हें अपनी आइडेंटिटी खोनी पड़ेगी, और अगर वो लवर को भगवान से ऊपर मानती है, आइडोलिट्री मानती है, तो चर्च उन्हें पापी मानेगा। इसलिए पोयम के एंड में वो डिसाइड करती है कि उन्हें दूर रहना ही पड़ेगा, मीट अपार्ट, और उनके बीच की ये दूरी और डिस्पेयर ही उनका सहारा बनेगी उनके साथ रहने का। दूसरी पोयम इनकी हमारे सिलेबस में आई एम वाइफ एंड आई हैव फिनिश्ड दैट। ये एक बहुत ही छोटी पर लेकिन एक सटारिस्टिक पोयम है। इसमें स्पीकर बता रही है कि कैसे शादी के बाद एक औरत की इंडिविजुअल आइडेंटिटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। पोयम में स्पीकर कहती है कि पहले वो एक गर्ल थी और अब वो एक वाइफ या फिर जार, एक पावरफुल टाइटल बन चुकी है। ऊपर से दिखने में लगता है कि वो खुश है, लेकिन एक्चुअली में टोन बहुत ही इस पोयम का आयरॉनिक है। वो दिखाना चाहती है कि सोसाइटी औरतों को ये ब्रेन वॉश करती है कि वाइफ बनना उनकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, भले ही अंदर से उन्हें घुटन, उन्हें सफोकेशन क्यों ना हो रही हो। अब आते हैं एक ऐसी पोएट पर जिनकी कविताएं पढ़कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, सिल्विया प्लाथ। और इनको कन्फेशनल पोएट्री की रानी माना जाता है। कन्फेशनल पोएट्री का मतलब है पोएट अपनी लाइफ के सबसे डार्क, प्राइवेट और टैबू सीक्रेट्स जैसे कि डिप्रेशन, सुसाइड को अपने आर्ट का हिस्सा बना देते हैं। इनकी पहली पोयम हमारे सिलेबस में लेडी लजारस। इस पोयम का टाइटल बाइबल से लिया गया है, जहां जीसस ने लजारस नाम के एक आदमी को मारने के बाद जिंदा कर दिया था। इस पोयम के अंदर का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। प्लाथ की स्पीकर इस मिराकल का मजाक उड़ाती है। वो कहती हैं कि सुसाइड करना, डाइंग, एक आर्ट है और वो इसमें एक्सपर्ट है, क्योंकि वो बार बार बच जाती है सुसाइड करने के बाद। ये एग्जामिनर के फेवरेट टॉपिक्स में से एक है, प्लाथ का हॉलोकॉस्ट इमेजरी का यूज करना। स्पीकर अपने दुख को हिटलर के गैस चैम्बर्स में मरने वाले ज्यूज के दुख से कंपेयर करती है, जो उनकी मेंटल इंस्टेबिलिटी और एक्सट्रीम पेन को दर्शाता है। वो उन मेल डॉक्टर से सख्त नफरत करती है जो उसे बार बार जिंदा कर देते हैं, क्योंकि इससे उसकी बॉडीली एजेंसी यानी अपनी बॉडी पर खुद का हक छीन लिया जाता है। वो सोसाइटी को एक पीनट क्रंचिंग क्राउड बुलाती है, जो किसी औरत के दुख को सर्कस के तमाशे की तरह देखती है। अगली पोयम इनके हमारे सिलेबस में डैडी। ये प्लाथ की सबसे फेमस और डिस्टर्बिंग पोयम्स में से एक है। इसमें क्या कॉन्सेप्ट है ये समझते हैं। एक नर्सरी राइम के रिदम में लिखी गई इस पोयम में स्पीकर अपने मरे हुए डिक्टेटोरियल फादर और अपने धोखेबाज हस्बैंड की यादों को अपने दिमाग से मारना, किल करना चाहती है, ताकि वो आजाद हो सके। इसमें हमको ये याद रखना है कि वो अपने फादर को एक नाजी, एक स्वास्तिका और एक खून पीने वाले वेम्पायर से कंपेयर करती है। इनका एक बहुत ही फेमस कोट है, एवरी वुमेन अडोर्स अ फेसिस्ट, जिसका मतलब है कि सोसाइटी औरतों को इस तरह से कंडीशन करती है कि वो उन्हीं आदमियों की तरफ अट्रैक्ट हो जो उन्हें कंट्रोल और अब्यूज कर सकते हैं। आखिरी पोएट हमारे सिलेबस में अपने इंडिया से हैं। इनका नाम है यूनिस डिसूजा। ये एक गोवन कैथोलिक पोएट है जिनकी भाषा बहुत ही सिंपल, लेकिन उनका ताना, उनका सरकाज़म बहुत ही शार्प होता है। इन्होंने सोसाइटी और रिलीजन के डबल स्टैंडर्ड्स को अपनी पोयम के अंदर बखूबी दिखाया है। इनकी पहली पोयम हमारे सिलेबस में एडवाइस टू वुमेन। इस पोयम में डिसूजा उन औरतों को एडवाइस दे रही हैं जिनके लवर्स धोखेबाज, अनफेथफुल है या उन्हें इग्नोर करते हैं। वो औरतों को रोने धोने के बजाय बिल्ली पालने यानी कीप कैट्स की एडवाइस देती है। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, कैट्स का सिंबल क्यों यूज किया गया है? आपको आंसर में लिखना होगा क्योंकि बिल्लियां यानी कि कैट्स ह्यूमन की इमोशनल ड्रामेबाजी से बिल्कुल इनडिफरेंट होती हैं, बिल्कुल बेपरवाह होती है। उनकी आंखों में एक स्टेयर ऑफ परपेचुअल सरप्राइज, हमेशा एक अजीब सी हैरानी होती है, और वो किसी पर डिपेंड नहीं करती। डिसूजा कह रही हैं कि औरतों को कैट्स जैसे इमोशनल डिटैचमेंट, किसी से मतलब ना रखना सीखना चाहिए। अगर वो ये चीज सीख लेती हैं तो वो मर्दों के धोखों से बच सकती हैं और अकेले डिग्निटी के साथ जीना सीख सकती हैं। इनकी अगली पोयम और हमारे सिलेबस की लास्ट पोयम है बिक्वेस्ट। बिक्वेस्ट का मतलब होता है वसीयत यानी कि विल, या मौत के बाद कुछ दान करना। इस पोयम का कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस पोयम में कैथोलिक चर्च और पेट्रियार्कल सोसाइटी की हिपोक्रेसी को दिखाया गया है। हर कैथोलिक घर में जीसस क्राइस्ट की एक तस्वीर होती है जिसमें उनका दिल खून से लथपथ एक ब्लीडिंग हार्ट दिखाया जाता है, जो सेक्रीफाइस का सिंबल है। आप इस पॉइंट पर खास ध्यान दीजिए। सोसाइटी इसी रिलीजियस इमेज का यूज करके औरतों को ब्रेन वॉश करती है कि अच्छी औरत वही है जो अपना दिल चीर कर रख दे, हमेशा सफर करे और सेक्रीफाइस करे। उन्हें एक झूठी प्लास्टिक फ्लावर की तरह हमेशा स्माइल करने के लिए मजबूर किया जाता है। इस सबसे तंग आकर स्पीकर आखिर में डिसाइड करती है
कि वो अपना ये जज़्बाती दिल अपने किसी दुश्मन, अपने किसी एनिमी को दान कर देगी, क्योंकि वो अब और सोसाइटी के नॉर्म्स के प्रेशर में रोना नहीं चाहती है। तो दोस्तों यहाँ हमारा पूरा वुमेन्स राइटिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है। एग्जाम रूम में जाने से पहले इस पूरे पेपर का एक मास्टर कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चाहे वो द कलर पर्पल की शैली हो, जिसे लेटर्स लिखने पड़े, चाहे द येलो पेपर की नरेटर हो जो पागलपन का शिकार हुई, चाहे सुल्ताना's ड्रीम का यूटोपियन लेडी लैंड हो, या फिर रसुंदरी देवी का किचन के अंधेरे में पढ़ना हो, और चाहे इन तीनों पोएट्स की शायरी हो। इन सभी टेक्स्ट में एक चीज कॉमन है, पेट्रियार्की हमेशा औरतों की आवाज, उनकी वॉइस और उनके फिजिकल स्पेस आजादी को कैद यानी कि कन्फाइन करने की कोशिश करती है। और ये सारी किताबें, ये सारी कहानियां उस कैद को तोड़ने की, अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी ढूंढने की और एक सॉलिडेरिटी, भाईचारा, सिस्टरहुड बनाने की एक बहुत बड़ी बगावत, एक रिबेलियन है। अगर आप इस सेंट्रल थीम को अपने आंसर्स में थोड़ा-थोड़ा मिक्स करेंगे, तो एग्जामिनर आपको हाईएस्ट मार्क्स देने पर मजबूर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था वुमेन राइटिंग का कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है आपके पास होंगे अब अच्छे खासे पॉइंटर्स अपने एग्जाम्स में आंसर्स में इंक्लूड करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोस के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी स्टडिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।